चलिए स्वागत है आपका फिर से हमारा जो सेट 1 था जैक सैंपल का फिजिक्स का उसके दूसरे वीडियो में। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है प्रीवियस वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है सर द एंगल्स ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर। पोल पे और इक्वेटर पे ध्यान समझते हैं। डीप एंगल ऑफ डीप के बारे में बात करना है। कहाँ कहाँ पे सर? पोल्स पे और इक्वेटर पे कितने होते हैं, यानी कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा पर नमन कोण आपने पढ़ा होगा। नति नमन कोण हम बताए थे, पढ़ाया गया है आप लोगों को। ये नति नमन का जो कोण है वो कितना होता है, तो जो इसका आंसर है आप देख सकते हैं बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि जो पोल से इक्वेटर पर अगर जाएगा, पोल से इक्वेटर पर, तो इसका वैल्यू कितना होगा? पोल पे होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पर हो जाएगा 0 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि जब कभी भी दैट मीन्स वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक किया गया है किसी इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा? ये हम लोग चैप्टर 6 में पढ़े हुए। चैप्टर 6 का सबसे पहला डिफिनेशन ही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि इसका आंसर भी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब इसके परिभाषा को आप देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन को देखेंगे तो क्या पता चलेगा हम लोगों को सर कि जब कभी भी विद्युत परिपथ से जुड़ा कोई भी चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में ईएमएफ प्रवाहित होता है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है ए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ध्यान से देखेंगे, समझने का हम लोग प्रयास करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट एसी, चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा है एसी के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ा है सर? कि जो रेसिस्टर होगा उससे एसी का वैल्यू कितना होगा। स्टार्टिंग में ही हमने डेफिनेशन देखा हुआ है, आपको याद भी होगा, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर और साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, आप इसको देख सकते हैं। उसके हिसाब से जो ये टर्म है, ये आई नॉट जो है, जो पीक वैल्यू को डिनोट कर रहा है, जो शिखर मान को दिखा रहा है, उसका वो डिपेंड किस पे करेगा सर? ऑप्शन नंबर ए, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है सर एनर्जी डिसिपेट्स इन एलसीआर सर्किट इन, ये जो है जो डिसिपेट्स हो रहा है, जो एनर्जी जो है, हिंदी समझते हैं क्या कह रहा है? ऊर्जा का जो क्षय होता है, ऊर्जा का जो विन्यास होता है, ऊर्जा का जो खत्म होता है वो किस में होता है सर? सबसे पहले एलसीआर सर्किट को समझते हैं। एलसीआर में एल दिखाता है सर इंडक्टेंस को, एल दिखाता है इंडक्टेंस को, सी दिखाता है कैपेसिटेंस को और आर दिखाता है सर रेसिस्टेंस को। ये 3 टर्म है, हम सभी जानते हैं कि सर जो रेसिस्टेंस है वो अगर वोल्टेज को इंक्रीज कराना है तो रेसिस्टेंस जो है करंट को एब्जॉर्ब करके और वोल्टेज को इंक्रीज करा देता है। लेकिन रेसिस्टेंस के केस में क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट के करंट्स को अपने पास रेसिस्ट कर लेता है, रोक लेता है, और उस केस में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। यानी जो एनर्जी आपका डिसिपेट्स हो रहा है, एनर्जी का जो क्षय हो रहा है, वो किसके लिए होता है सर? आर के लिए होता है। रेसिस्टेंस जो है वो एनर्जी का लॉस करवाता है, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और एनर्जी को, यानी जो भी लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको लाइट में हीट में कन्वर्ट करके हमको देता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोगों का? अ ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड टू, एक ट्रांसफॉर्मर किसके लिए नियोजित है? तो हम लोग घर में जब भी वोल्टेज को कंट्रोल करना रहता है तो हम लोग घर में यूज़ करते हैं मेनली ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर जो है उसका मेन काम क्या होता है, जो ये है, ये एक उपयुक्त एसी प्राप्त करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ ऑब्टेन टू सुटेबल एसी वोल्टेज। इस सुटेबल एसी वोल्टेज को प्राप्त करने के लिए जो हमारे घर के सर्किट में रहता है उसके लिए जो है हम लोग यूज़ करते हैं किसका? ट्रांसफार्मर का, जिससे हमको जो है करंट फ्लक्चुएशन से आज़ादी मिल सकता है और हमको एसी वोल्टेज आराम से प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस? फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है वो वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी देखेंगे इसका, मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग है वो क्या होगा?
तो आपको हम बता दें कि ये जो है वो डिपेंड करता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसके बारे में हमने सुना है, पढ़ा है पहले। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संचरण होता है, इसका जो फ्लो है वो हमारे पहले ऑप्शन यानी कि ये अंडर रूट डिपेंड करता है 1/μ0 × E0। आपने पढ़ा होगा परमिटिविटी के बारे में, ये हमारे परमिटिविटी टर्म पे डिपेंडेंट होता है। यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो है 1/√μ0 × E0। 1 का रूट निकालेंगे 1 ही होगा और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो μ0 × E0 जो इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जहाँ पे 7 तरह के स्पेक्ट्रम को इंक्रीजिंग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो है हम लोगों ने अरेंज किया था। तो वहाँ देखा था जो एक्सरे होता है, एक्सरे का हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानने के लिए। बहुत ही स्मॉल इंटरमॉलिकुलर स्पेस के बारे में भी हम यहाँ से समझ सकते हैं इसके हेल्प से। अगला है जो क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90° एज। ये क्या कहलाता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ 90° हो तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ये हम लोगों को ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ये हम लोग को जानना है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है, तो जब जो हमारा लाइट जो है जब ट्रैवल करने के बाद एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद जब वो बेंड करता है और बेंड करने के बाद जब वो 90° के साथ चला जाए, सरफेस के साथ चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसको हिंदी में हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, द लेंस फार्मूला इज गिवन बाय। लेंस फार्मूला इज गिवन बाय। लेंस फार्मूला का आपने नाम सुना होगा, आपने इसे पहले दर्पण सूत्र पढ़ा होगा, मिरर फार्मूला पढ़ा होगा। यहाँ बात कर रहे हैं लेंस फार्मूला का, और हम लोग जब लेंस फार्मूला देखेंगे तो लेंस फार्मूला होता है सर 1/f फोकल लेंथ इक्वल टू कितना, तो 1/v - 1/u। यही दर्पण के लिए फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस होगा। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखते क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इफ द एनी नंबर ऑफ द थीन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। थीन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, हम लोग बहुत सारे लेंस को जब इस तरह से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, इस तरह से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, तो हमको पता करना है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ जो है पूरे कॉम्बिनेशन का क्या होगा। यानी जब फोकल लंबाई में अलग अलग इस तरह से पास किया जाए तो टोटल इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है सर, आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस इस तरह से आगे बढ़ता है। जो उसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस किया है। अब हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चन नंबर 21 से 35 को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप इसको अच्छे से समझ लें, और आपको किसी तरह का कोई परेशानी लगता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।